तो कहने को कूलम्स लॉ है बहुत आसान, पर क्या आपको है इसका पूरा ज्ञान? इस वीडियो में देखते हैं कूलम्स लॉ और उस पर बेस्ड एप्लीकेशंस। तो बच्चों लास्ट पार्ट में आपने देखा क्या होता है कूलम्स लॉ इन डिफरेंट मीडियम। फोर्स का फॉर्मूला आया F by K और मीडियम की वजह से लगने वाला फोर्स भी निकाला, दैट इज F1 minus 1 by K। बच्चों एक टर्म भी इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज परमिटिविटी, और उसके साथ एक और टर्म दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिलेटिव परमिटिविटी इज आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिनोटेड बाय कैपिटल K। तो बच्चों ये सब चीजें आपको समझ में आ गई है गेस। आगे बात करते हैं और थोड़ा सा परमिटिविटी के बारे में और जानते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस को मीडियम में रखा जाता है तो आपका मीडियम पोलराइज हो जाता है, और उस पोलराइजेशन की वजह से आपका मीडियम चार्जेस पे एक एक्स्ट्रा फोर्स एक्सर्ट करना स्टार्ट कर देता है, अगल बगल एक्यूमुलेशन करके। तो बच्चों ध्यान से याद रखिएगा कि परमिटिविटी का मतलब क्या होता है। परमिटिविटी का मतलब होता है जैसे कि दो केस ले लेते हैं, इसके अगल बगल भी नेगेटिव चार्जेस का एक्यूमुलेशन होगा और मान लेते हैं इसके अगल बगल भी नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हुआ। तो बच्चों ध्यान से याद रखिएगा, जिसके बगल में ज्यादा नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा या जिस मटेरियल की ज्यादा पोलराइज होने की टेंडेंसी होगी, उस केस में उसकी परमिटिविटी ज्यादा मानी जाती है। तो दिस इज अ वेरी बेसिक सेंस ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी का एक बहुत बेसिक सा सेंस है कि जिस केस में आपका पोलराइजेशन का टेंडेंसी ज्यादा होगा, उस केस में परमिटिविटी ऑफ द मीडियम को ग्रेटर माना जाता है। तो आपको दोनों डायग्राम में दिख रहा होगा बच्चों साफ साफ कि इस केस में पोलराइजेशन कम हुआ है, कम एक्यूमुलेशन ऑफ मीडियम के चार्जेस हुए हैं। इसका मतलब इस केस में परमिटिविटी कम है और इस केस में परमिटिविटी ज्यादा है। तो बच्चों बहुत बेसिक सा तरीका है ये समझने का कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ परमिटिविटी। क्लियर? ओके। अब परमिटिविटी सबसे कम किसके लिए हो सकती है बच्चों, आप खुद बताओ। आप खुद सोचो परमिटिविटी सबसे कम किसके लिए हो सकती है? जब यहां पर मीडियम पोलराइज ही ना हो। और बच्चों पोलराइज ना हो का मतलब वहां मीडियम हो ही ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वैक्यूम के केस में बच्चों परमिटिविटी जो हम लिखते थे दैट इज एप्सिलॉन नॉट, ये बच्चों मिनिमम परमिटिविटी होती है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो मिनिमम परमिटिविटी हो सकती है वो वैक्यूम के केस में हो सकती है। और बच्चों मिनिमम परमिटिविटी का मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिनिमम, और इस केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आना चाहिए? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का आपका डेफिनेशन था एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप वैक्यूम को वैक्यूम से ही कंपेयर कर दें, ऊपर भी एप्सिलॉन नॉट लिख दें और नीचे भी एप्सिलॉन नॉट लिख दें, तो ऐसे केस में के की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों? 1, 0 नहीं 1। इसका मतलब वैक्यूम के केस में के की वैल्यू को आप 1 पुट कर सकते हैं। तो बच्चों मैं मानता हूं आपकी वाली बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई कि वैक्यूम के केस में आपके के की वैल्यू 1 होती है और 1 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम। किसी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की 1 आपकी मिनिमम वैल्यू हो सकती है। बच्चों और अच्छा मीडियम होगा जो बहुत अच्छी तरीके से पोलराइज होगा, उसकी वैल्यू के की वैल्यू 1 से बड़ी ही आती है, या उसके एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से बड़ी आती है। तो बच्चों अगर एप्सिलॉन नॉट से बड़ा होगा तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट विल बी ग्रेटर देन 1, इसका मतलब के विल बी ग्रेटर देन 1। करेक्ट? बहुत इजी सी चीज है, समझ में आ रहा है? ओके। अब आपको लग रहा होगा कि इसके कुछ एग्जांपल्स है क्या जिनमें के की वैल्यू 1 से बड़ी आती है? बिल्कुल है बच्चों, केमिस्ट्री में बहुत बार यूज करेंगे आप लोग वाटर को। अब बच्चों वाटर में के की वैल्यू होती है 81। तो बड़ा आसान सा रिजल्ट भी है, याद भी रख सकते हैं कि वाटर के केस में के की वैल्यू 81 होती है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया इसके अंदर पोलराइजेशन होने की टेंडेंसी बहुत अच्छी होगी, इसकी परमिटिविटी 81 टाइम्स ज्यादा होती है परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम से। वैक्यूम की परमिटिविटी से 81 टाइम्स ज्यादा होती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी उतना ज्यादा मीडियम का फोर्स लगेगा, और जितना ज्यादा मीडियम का फोर्स लगेगा बच्चों उतना कम नेट फोर्स आएगा, क्योंकि ये टर्म माइनस हो रहा है। इसका मतलब मोर इज द फोर्स ड्यू टू मीडियम, लेस विल बी द नेट फोर्स। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था बच्चों नेट फोर्स किसके बराबर आता था? वैक्यूम वाले फोर्स को डिवाइड किससे कर देते थे? के से। ये हमारे पास नेट फोर्स आता था, ये हमारा फोर्स इन वैक्यूम है और ये हमारा फोर्स ड्यू टू मीडियम है। तो बच्चों यहां से मीडियम का फोर्स भी हम निकाल चुके हैं पिछले लेक्चर में। ये रिजल्ट आपको मैंने दोबारा लिख दिया जिससे आपका रिवीजन हो जाए। क्लियर? इजी चल रहा है? तो आपको समझ में आया के की वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 फॉर वैक्यूम, 81 फॉर वाटर। एंड बच्चों बहुत अच्छी बात बताता हूं कि कंडक्टर्स के केस में कंडक्टर्स के अंदर पोलराइज होने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है, और जिनके अंदर पोलराइज होने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होगी उनकी परमिटिविटी बहुत ज्यादा होगी।
और बच्चों परमिटिविटी अगर ज्यादा हुई, परमिटिविटी अगर बहुत ज्यादा हुई तो ऑब्वियसली के की वैल्यू वेरी हाई। तो हम लोग कंडक्टर्स के केस में बच्चों के की वैल्यू टेंड करा देते हैं इंफिनिटी को। तो बात कॉपी पेन निकालो, नोट करना स्टार्ट करें कि के की वैल्यू 1 होती है वैक्यूम के लिए, एंड इट कैन रेंज अप टू इंफिनिटी रीच कर सकते हैं फॉर गुड कंडक्टर्स। अच्छे कंडक्टर्स के लिए के की वैल्यू इंफिनिटी को टच भी कर सकती है। तो बच्चों ये ध्यान रखने वाली बात थी, सारी बातें आपने आई गेस नोट कर ली होंगी। मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं और एक इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं इसी के लिए। तो अगर आपको नेट फोर्स चाहिए तो नेट फोर्स का एक सिंपल सा तरीका हो गया F बाय के। तो मैं इस सबको हटा देता हूं। अगर आपको मीडियम के अंदर नेट फोर्स चाहिए बच्चों तो तरीका हो गया F बाय के, और के की वैल्यू आपको एग्जाम में दी गई होगी। अगर के की वैल्यू 1 है तो वैक्यूम, 81 है तो वाटर, इंफिनिटी है तो मतलब कंडक्टर। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है यहां तक? अब आप एक कॉन्सेप्ट और पढ़ सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट हम मल्टीपल मीडियम्स में लगाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, कॉन्सेप्ट का नाम है इफेक्टिव डिस्टेंस। इफेक्टिव डिस्टेंस। तो मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं? मैं आपको यह सिखाने वाला हूं कि अगर आपको अपना मीडियम को हटाना हो, ये तो हटा देते पहले, अगर आपको मीडियम को हटाना हो और मीडियम के बीच में अगर चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस है r, आपको मीडियम हटाना है और मीडियम की जगह वैक्यूम लगाना है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा हम कैसे वैक्यूम को मीडियम की जगह यूज कर सकते हैं। तो अगर वैक्यूम वाली फोर्स की बात की जाए, फोर्स इन वैक्यूम क्या आती थी? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। क्लियर? वेयर के इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और बच्चों अभी भी पढ़ा फोर्स इन मीडियम के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर के नीचे एक के और आ जाता है F बाय के। वैक्यूम वाले पे नीचे के डिवाइड करके आता है। क्लियर? तो मीडियम वाले में के अंदर 1 बाय के नीचे एक्स्ट्रा आता है, और के नीचे एक्स्ट्रा आता है, 1 बाय के का मल्टीप्लीकेशन होता है, और वैक्यूम के अंदर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ऊपर की टर्म्स तो एकदम से सेम है। अगर नीचे के टर्म्स को कंपेयर किया जाए और मैं इसको हटा करके एक डिस्टेंस लिख दूं जिसका नाम लिख दूं आर इफेक्टिव। इफेक्टिव डिस्टेंस, आर स्क्वायर के को हटा के इफेक्टिव डिस्टेंस का स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि नीचे आर स्क्वायर आना चाहिए, बट यहां क्या आ रहा है? आर स्क्वायर इंटू के। तो मैं एक काम करता हूं, उसको लिख देता हूं आर इफेक्टिव का स्क्वायर। तो बच्चों आर इफेक्टिव का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? आर स्क्वायर इंटू के, या आर इफेक्टिव को आप लिख सकते हैं आर रूट के। देखिए मैंने अंडरूट हटा दिया, स्क्वायर हटा के अंडरूट लगा दिया। ध्यान से देखिए। तो अब मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया, मैंने नीचे वाले आर स्क्वायर के को हटा के आर इफेक्टिव लिख दिया, और आर इफेक्टिव का मतलब समझ गया मैं आर रूट के। तो अगर तुम मीडियम डालोगे तो मैं आर डिस्टेंस को रब करके लिख दूंगा आर रूट के, और फिर मैं अपने सिंपल वैक्यूम वाले आंसर को निकाल दूंगा। दिस इज द बेसिक मेथड ऑफ कन्वर्टिंग अ मीडियम इनटू वैक्यूम। बच्चों अगर किसी मीडियम को हटाना है और वैक्यूम में रिजल्ट समझना है, जैसे मान लो मेरे को डिस्टेंस दिया गया था आर, आपने बोला इनके बीच की फोर्स बताओ। आपने क्या बोला? इनके बीच की फोर्स बताओ। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया आपने के, फोर्स बताओ इनके बीच की। तो बच्चों फोर्स बताने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं डायरेक्टली लगाऊंगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर? नहीं, मैं पहले इसको वैक्यूम में ले आऊंगा। बच्चों वैक्यूम में लाने के लिए आर की जगह क्या लिखना पड़ेगा? आर रूट के, या आप बोल सकते हैं आर इफेक्टिव। अब ये बन चुका है वैक्यूम। अब आपका मीडियम गायब हो चुका है, क्योंकि आपने डिस्टेंस को चेंज कर दिया अपने अकॉर्डिंगली, इफेक्टिव डिस्टेंस बना दिया। और इस केस में फोर्स का आंसर बताइए क्या बनेगा? अब आप वैक्यूम वाला फॉर्मूला याद रखिए। अच्छा, के Q1 Q2 बाय आर इफेक्टिव का स्क्वायर। दिस इज द बेसिक मेथड ऑफ यूजिंग आर इफेक्टिव। आप चाहें तो अपना मीडियम हटाएं और उसको वैक्यूम में कन्वर्ट कर लें, लेकिन याद रखिएगा आर डिस्टेंस को आर रूट के लिखना मत भूलिएगा। तो बच्चों बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? अब अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लें, ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं हटाने वाला हूं इफेक्टिव कॉन्सेप्ट, इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट ये हटाने वाला हूं, और मैं इससे एक अच्छी चीज समझाने वाला हूं। तो बच्चों अगर ऐसा मान लेते हैं कि हमको मल्टीपल मीडियम्स दिए जाए, फॉर एग्जांपल 3 मीडियम का लेते हैं। चार्ज है भाई Q1, चार्ज है भाई Q2, ओके, 3 मीडियम है, बीच में 3 स्लैब्स हैं या 3 मीडियम्स हैं अलग। एक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 बच्चों, एक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और थिकनेस है R1, एक जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2
थिकनेस है R2 और एक जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है K3 और थिकनेस है R3। मैंने आपसे पूछा व्हाट विल बी द नेट फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 के बीच में नेट फोर्स क्या है, या व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q2। बच्चों नेट फोर्स जब भी मैं बोलूं इसका मतलब मीडियम की फोर्स को इंक्लूड करना है। अगर मैं सिंपल पूछूं Q1 Q2 पे क्या फोर्स लगाएगा तो आपको वैक्यूम वाला आंसर देना है, क्योंकि फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। बट मैं अगर मैं पूछूं कि नेट फोर्स बताइए Q2 पे या Q1 पे, तब आपको मीडियम को भी अकाउंट में लेना पड़ेगा। क्लियर? तो बच्चों नेट फोर्स कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिएगा। नेट फोर्स निकालने के लिए मैं पहले K1 वाले मीडियम को हटाऊंगा, R1 डिस्टेंस को लिख दूंगा R1 रूट K1। सही किया मैंने मीडियम हटाया और मीडियम की जगह वैक्यूम लगाया। अब ये वैक्यूम बच गया, अब ये मीडियम नहीं है, अब ये वैक्यूम है, क्योंकि मैंने R1 को लिख दिया R1 रूट K1। करेक्ट? इफेक्टिव डिस्टेंस का फॉर्मेट है। सिमिलरली बच्चों K2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये डिस्टेंस की जगह क्या लिख सकता हूं वैक्यूम लगाने के लिए, R2 रूट K2। मेरी बातें समझ में आ रही अच्छी तरीके से। R3 डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूं, R3 रूट K3 एंड सो ऑन। अगर बच्चों 4 लेते, 5 लेते, 6 लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस। तो क्या बात समझ में आ रही है कि अब Q1 Q2 के बीच में बच्चों कौन है, मीडियम्स या वैक्यूम? यस, ओनली वैक्यूम। और अगर वैक्यूम है तो बच्चों फोर्स का आंसर तो बहुत आसान है, K वही पुराना वाला 9 10 9 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और बच्चों आप बता सकते हैं कितना डिस्टेंस हो गया इनके बीच में, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया R1 रूट K1 प्लस R2 रूट K2 प्लस R3 रूट K3 का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से? दिस इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय आइदर Q2 और Q1। तो ये मल्टीपल मीडियम्स अगर आपको मिल जाए तो आपको ये तरीका फॉलो करने में बहुत आसान रहेगा, क्वेश्चंस बहुत इजीली आप डील अप कर सकते हैं। तो बच्चों मैं एक बार फिर फटाफट रिवीजन करा देता हूं। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि पहले परमिटिविटी का मतलब क्या होता है। परमिटिविटी का मतलब होता है द टेंडेंसी टू गेट पोलराइज्ड। ठीक है, केवल समझने के लिए, वैसे तो इसका असली मतलब बहुत डिफरेंट होता है, बट समझने के लिए अच्छा तरीका है। तो परमिटिविटी का मतलब होता है द टेंडेंसी टू गेट पोलराइज्ड। जो जितना पोलराइज होगा वो उतनी ज्यादा फोर्स लगाएगा, उसकी परमिटिविटी उतनी ज्यादा होगी, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी उतना ज्यादा होगा। सबसे छोटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो सकता है 1 which will be equal to vacuum। वाटर के केस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 के अराउंड होता है, एग्जांपल के तौर पे याद रखिएगा। कंडक्टर्स के केस में क्योंकि टेंडेंसी टू पोलराइज बहुत ज्यादा होती है, ऐसे केस में आपका K की वैल्यू इंफिनिटी को टच कर सकती है। अगर आपको अपने मीडियम को हटा के वैक्यूम में कन्वर्ट करना है तो आप R डिस्टेंस को लिख लें R रूट K, और अब आप वैक्यूम का फॉर्मूला लगा दें K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब अगर एक से ज्यादा मीडियम हो, 3 मीडियम हो, R1 K1 जितना, R2 K2 R3 K3, तो बच्चों आप अपने R1 डिस्टेंस को लिख सकते हैं R1 रूट K1, R2 को लिख सकते हैं R2 रूट K2, R3 को लिख सकते हैं R3 रूट K3, और ये बन चुका है अब केवल वैक्यूम। बच्चों आपने क्या किया, मीडियम हटा के केवल क्या दिखा दिया, वैक्यूम दिखा दिया। और अगर वैक्यूम दिखा दिया तो फोर्स लिखने का तरीका बहुत आसान है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो बच्चों मैं मानता हूं आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया, मल्टीपल मीडियम्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। थैंक यू सो मच।